Hello dear students, let us continue with our discussion Introduction to Metrology. In the last lecture we discussed various terms regarding metrology. पिछले लेक्चर में हमने मेट्रोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि मेट्रोलॉजी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. हमने ये भी देखा कि मेट्रोलॉजी में हम वन ऑफ द फंक्शंस इज़ द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. सो बेसिक्स तो हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था. हमने मेट्रोलॉजी के बहुत सारी डेफिनेशन दी थी. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसोफर्स मेट्रोलॉजी वाज डिफाइंड. देन वी मूव्ड फॉरवर्ड और हमने देखा था कि मेट्रोलॉजी के अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या हैं. हमने देखा था कि मेट्रोलॉजी के दो टाइप्स हैं, लीगल मेट्रोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी. लीगल मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था. हमने कहा था कि वो सब मेट्रोलॉजी या फिर मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी बात जो सोसाइटी के लिए यूज़ हो वो सब लीगल मेट्रोलॉजी में आता है. जैसे कि हम अगर किसी शॉप की कीपर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने वाली बात हो या फिर उसके यूनिट को सेट करने वाली बात हो या फिर उसको मेजरिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने वाली बात हो, ऐसे सब एक्टिविटीज़ जो सोशल कॉज के लिए यूज़ होते हों दे आर लीगल मेट्रोलॉजी. और हमने एक और टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी देखी थी दैट वाज इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी. वो सब इंस्ट्रूमेंट्स और measuring procedures related to industries is termed as industrial metrology. हमने ये सब बातें पिछले लेक्चर में देखा था. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, फंक्शंस ऑफ नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं. पिछले लेक्चर में हमने सब बातों को विथ एग्जाम्पल्स बेसिक से देखा था. नाउ आइए देखते हैं कि एक्चुअली नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस क्या है मेट्रोलॉजी का. कंसिडर कीजिए एक डिज़ाइनर. जब भी डिज़ाइनर कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है उसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करे, रिक्वायर्ड डायमेंशंस जो चाहिए उस हिसाब से वो डिज़ाइन को शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देता है. नाउ एज अ डिज़ाइनर अगर उसे मेट्रोलॉजी की नॉलेज है, उसे सब इंस्ट्रूमेंट्स के वर्किंग, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट का नॉलेज है, तो वो डिज़ाइन करते हुए ये कंसिडर करेगा कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट वो डिज़ाइन कर रहा है उसके जो अलग अलग डायमेंशंस होंगे उन डायमेंशंस को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा मेजरमेंट करने का, उसका अलग अलग प्रोसीजर क्या होगा. सो एज अ डिज़ाइनर ही शुड बी वेरी मच इक्विप्ड विथ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ measurement, different instruments and the working principle of those instruments. So we can say that design engineer should not only check his design from the point of view of strength or economical production, but he should also keep in mind how the dimensions specified can be checked or measured. Now आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट इट इज़ ऑलवेज डिज़ायर्ड दैट हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो, सिंस द हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन विल ऑलवेज रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो द अनदर नेसेसिटी ऑफ मेट्रोलॉजी इज़ हायर प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड by properly understanding and introducing metrology. Now moving forward, it can also improve the measuring accuracy and dimensional and geometrical accuracy of the product.
सो दीज आर ऑल द नेसेसिटीज ऑफ अ मेट्रोलॉजी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है. नाउ टू increase the quality of that product, it is always desired that after production हर एक प्रोडक्ट की डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक की जाए. लेकिन सिंस मास प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में हर एक प्रोडक्ट का मेजरमेंट कैरी आउट करना थोड़ा मुश्किल जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगेन वो मैन पावर को एकोमोडेट करता है. इसका मतलब कि ज़्यादा मैन पावर लगते हैं हमें सब हर एक प्रोडक्ट को मेजरमेंट कैरी आउट करने के लिए, तो ऑब्वियसली हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होता है. सो गेज ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे जहां मास प्रोडक्शन होता है. गेजेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स के डायमेंशंस को सिर्फ चेक करते हैं कि वेदर जो डायमेंशंस हैं वो टॉलरेंस जोन के अंदर जो डिज़ाइनर ने प्रोवाइड की हुई हैं उनके अंदर लाई करते हैं या नहीं. सो जब भी हम गेज को डिज़ाइन करेंगे, सिंस गेज हमारे प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने वाला है, तो गेज डिज़ाइनर को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने वाला है वो रैपिड होना चाहिए, मतलब उसने रैपिड इंस्पेक्शन करना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंस में बी इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन. सिंस हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका मेजरमेंट या फिर उसका इंस्पेक्शन, ये जितना फास्ट होगा उतना हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा. तो अगर हम बात करें कि हम इंस्पेक्शन में या फिर मेजरमेंट में ही ऑटोमेशन लेकर के आए तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी. हियर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी एग्जिस्ट. सिंस हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल विच आर द मॉडर्न ट्रेंड्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैन ऑल्सो बी used for inspection. Now जब भी हम मेट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि मेट्रोलॉजी यह हमेशा क्वालिटी कंट्रोल को मदद करने के लिए एक टूल है, राइट. सिंस इट इज़ ऑलवेज डिजायर्ड दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. तो मेजरमेंट प्रोसेस या फिर मेट्रोलॉजी हमेशा हमारी क्वालिटी को इन्हांस करता है. सो it is desired that whenever parts must be inspected in large number, 100% inspection of every part is not only slow and costly, but in addition does not eliminate all of the defective pieces. वहाँ भी गलतियाँ होने के chances होते हैं. So in that case mass inspection tends to be careless, operators become fatigued and inspection gauges become worn or out of adjustment more frequently. So quality control enables an inspector to sample the part being produced in mathematical manner and to determine whether or not the entire stream of production is acceptable. Now जब भी हम बात करते हैं कि क्वालिटी एनहांस करना है तो क्वालिटी एनहांस करने के लिए या फिर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए सम स्टैंडर्ड स्टेप्स आर टू बी फॉलोड. दोज स्टैंडर्ड स्टेप्स आर, द वेरी फर्स्ट थिंग शुड बी दैट सम सैम्पल पीसेस आर सपोज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द होल बैच प्रोड्यूस्ड. सिंस अगर हम किसी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री को कंसिडर करते हैं तो जो एक बैच प्रोड्यूस होगी उस बैच में से, सिंस हम हर एक पार्ट को तो इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, सो इट इज़ ऑलवेज डिज़ायर्ड कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए मास प्रोडक्शन में एक बैच में से कुछ सैंपल्स को निकाला जाए, उन सैंपल्स के डिज़ायर्ड डायमेंशंस को चेक किया जाए, उन डायमेंशंस को कैलकुलेट किया जाए और
जो हमारा मीन डायमेंशन है, मीन डायमेंशन से उसका जो भी वेरिएंस है, वो जितना भी डेविएट हो रहा है, उस डेविएशन को हम एक कंट्रोल चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देंगे। एंड देन ये जो चार्ट हमारा प्लॉट होगा, ये हमें डायरेक्ट जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। सो द क्वालिटी कंट्रोल technique follows a definite standardized steps, and those steps are: sample the stream of the product, measure the desired dimensions, calculate the deviations, construct a control chart, and finally plot succeeding data on the control chart. So these are the steps which are to be followed for a quality control. Now मूविंग फॉरवर्ड, हम बात अगर करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी ये सब जो पॉइंट्स है, दैट इज कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैपेबिलिटीज, एंड इंश्योर दैट दे are quite sufficient for their respective measurements, minimizing the cost of inspection by effective and efficient use of available facilities. आप ध्यान में इतना रखिए कि वो सब बातें जो हमें मेजरमेंट प्रोसेस से फ़ायदा पहुंचाती है, दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी. मूविंग फॉरवर्ड, सम मोर ऑब्जेक्टिव्स में भी हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कम रखना है, हमारा रिजेक्शन रेट भी हमें कम करना है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट्स हमें मिनिमाइज करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमें, टू मेंटेन द एक्यूरेसीज, टू प्रिपेयर डिज़ाइन फॉर ऑल गेजेस एंड स्पेशल इंस्पेक्शन. नाउ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है. जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट का हमें डायमेंशन मेजर करना है, तो ऑब्वियसली हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लेंगे, मतलब कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेंगे. वो कुछ भी हो सकता है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उस फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इफ़ेक्टिव यूज़ ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से रहेगा. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम यूज़ करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. सो वी आर मूविंग विथ द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. हम कह सकते हैं कि ऑल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन the sequence of operations necessary for execution of measurement is called process of measurement. वो सब सीक्वेंस जो हमारे मेजरमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा सीक्वेंस होगी उसे हम कहेंगे दैट इज प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट करने के लिए हमें हमेशा 3 एलिमेंट चाहिए होंगे. द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज मेजरेंट या फिर फिजिकल क्वांटिटी. जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है वो हमारा मेजरेंट है. सेकेंड एलिमेंट जो होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, दैट सेकेंड एलिमेंट इज टर्म्ड एज रेफरेंस. और जो थर्ड एलिमेंट होता है मेजरमेंट का, दैट थर्ड एलिमेंट इज कंपैरेटर. समझ में आया कि द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए मेजरमेंट आर मेजरेंट, रेफरेंस एंड कंपैरेटर. नाउ आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये हैं क्या. जब हम बात करते हैं मेजरेंट की तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मेजर करना है उसे हम मेजरेंट कहेंगे. अगर हमें किसी का डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर इज द मेजरेंट. हमें लेंथ मेजर करना है तो लेंथ इज मेजरेंट. हमें एंगल मेजर करना है तो एंगल इज मेजरेंट. थिकनेस मेजर करना है तो थिकनेस इज मेजरेंट. हाइट मेजर करना है, वेट मेजर करना है, जो भी चीज़ हमें मेजर करनी है उसे हम कहेंगे मेजरेंट. तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी
जो हमें मेजर करना है, विच इज़ टू बी मेजर्ड, इज टर्म्ड एज मेजरेंड। मूविंग फॉरवर्ड और देखते हैं कि हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या है। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मेजर करना पड़ेगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे रेफरेंस। सो मोर टेक्निकली वी डिफाइन रेफरेंस एज अ फिजिकल क्वांटिटी या फिर प्रॉपर्टी टू विच क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस आर मेड। जो हमें मेजरेंड या फिर जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हमें मेजर करना है, इन दोनों को जो कंपेयर करेगा उसे हम कहेंगे कंपैरेटर। लेकिन जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे रेफरेंस, राइट। तो अब हमें ये बात समझ में आई कि जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है दैट इज़ मेजरेंड, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम मेजर करेंगे उसे हम कहेंगे रेफरेंस, और फाइनली जो हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस है दैट इज़ कंपैरेटर। आइए देख लेते हैं कि कंपैरेटर क्या है। कंपेयर करने के लिए जो भी हमें मीन्स या फिर मीडियम या फिर जो भी हमें हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो कंपेयर करने के लिए यूज़ होती हो उसे हम कहेंगे कंपैरेटर, राइट। तो हमारे तीनों एलिमेंट जो मेजरमेंट के हैं वो क्या है, एक मेजरेंड, रेफरेंस और कंपैरेटर। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि मेजरेंड, रेफरेंस और कंपैरेटर होता क्या है। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टील प्लेट है। नाउ स्टील प्लेट का हमें लेंथ मेजर करना है, तो ऑब्वियसली उस लेंथ को मेजर करने के लिए अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी डिज़ायर्ड नहीं होगी तो हम सोचेंगे चलो भाई स्टील रूल से मेजर कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम एक स्टील रूल लेंगे। स्टील रूल का जो 0 मार्क वाला एंड है वो हमारे स्टील प्लेट के जिसका हमें लेंथ मेजर करना है उसके एक एंड के साथ हम मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारा स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट का जो दूसरा हिस्सा है द अनदर एंड, वो हमारे स्टील रूल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, किस लाइन तक पहुँचता है, वहाँ तक का जो मेजरमेंट होगा वो उसकी लेंथ होगी। तो अब हमें मेजर क्या करना था, हमारे स्टील प्लेट का लेंथ मेजर करना था। तो जो लेंथ है वो क्या है, मेजरेंड। हमने किसका यूज़ किया, स्टील रूल का। तो जो हमारा स्टील रूल है उसके ऊपर के जो लाइंस हैं वो क्या है, वो जो हमारा स्टील रूल है वो हमारा रेफरेंस है। और स्टील रूल के ऊपर के जो लाइंस हैं, जो इनग्रेव लाइंस हैं, उनको और स्टील प्लेट के दोनों एंड्स को कंपेयर कैसे किया, हमने आँखों से देख करके किया। तो हमारा जो आँख है, जो आई है, दैट इज़ अ कंपैरेटर। तो हम कह सकते हैं कि इन आवर एग्जाम्पल द MS प्लेट इज़ अ मेजरेंड, द स्टील रूल इज़ अ रेफरेंस एंड द आई इज़ द कंपैरेटर। तो अब हमने क्या समझा कि किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए हमें हमेशा 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। मेजरेंड चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है एंड कंपैरेटर चाहिए होता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। हमारे पास 2 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हैं, एक डायरेक्ट मेथड एंड द सेकेंड वन इनडायरेक्ट मेथड। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, तो ऐसे मेथड्स जहां हम मेजरमेंट कैरी आउट करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशंस, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड। लेकिन ऐसे मेजरमेंट जहां पर हम कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं, किसी इक्वेशन का, किसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, हम डायरेक्टली
हमारा जो मेजरमेंट है उसको और कंपेयर करके, हम रेफरेंस से कंपेयर करके डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि एक प्लेट थी, प्लेट का हमें लेंथ मेजर करना था, तो हमने क्या किया, स्टील रूल उसके ऊपर रख कर स्टील रूल के ऊपर डायरेक्टली मेजर किया और कहा कि भाई चलो इतनी इसकी लेंथ है, कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ऐसे जो भी मेजरमेंट रहेंगे उन्हें हम कहेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। कुछ एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट मेजरमेंट के हम कह सकते हैं कि अगर हम स्केल से मेजरमेंट कैरी आउट करते हैं तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट है, वर्नियर से मेजरमेंट कैरी आउट करते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेजरमेंट है। माइक्रोमीटर या फिर बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके अगर हम फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ और एंगल को मेजर करते हैं तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट मेथड है, राइट। नाउ सिंस डायरेक्ट मेथड में हम मैनुअली डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कैलकुलेशंस, तो हम कह सकते हैं कि ये मेथड जो मेजरमेंट कैरी आउट करने वाला पर्सन है उसके एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत चांसेस होते हैं कि उससे मेजरमेंट कैरी आउट करते हुए गलतियां हो। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो होती है दे आर लेस एक्यूरेट। हम ये मान सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है उसमें गलतियां होने के चांसेस हैं, तो दैट इज लेस एक्यूरेट। नाउ सिंस डायरेक्ट मेजरमेंट वो ह्यूमंस को डायरेक्टली यूटिलाइज करता है, तो डायरेक्ट मेथड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है इन केस ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड। हमने कहा कि ऐसे मेथड्स जहाँ पर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हों उन मेथड्स को हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एंगल मेजर करना है किसी प्रोडक्ट का, हम एंगल उसका मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन गेज। साइन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज़ से हम एंगल मेजर करते हैं, और हम एंगल डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं। साइन गेज का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारा एक्सप्रेशन है tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ पॉन हाइपोटेनस, ये वाला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि हम लेंथ और हाइट जो होती है इनका यूज़ करते हैं। इनका यूज़ करके हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज़ हम मेजर क्या करते हैं, हमें मेजर क्या करना है एंगल, लेकिन हम मेजर क्या करते हैं हाइट और लेंथ। इन हाइट और लेंथ को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और बाद में कैलकुलेट करते हैं थीटा की वैल्यू, मतलब कि एंगल की वैल्यू। तो हमें मेजरमेंट क्या करना था एंगल, लेकिन हमने डायरेक्टली एंगल मेजर न करके हमने दूसरे क्वांटिटीज़ मेजर किए, दूसरे क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करके हमें जो क्वांटिटी चाहिए थी वो निकाली। मतलब कि डायरेक्टली हमें मेजरमेंट नहीं करना पड़ा, हमने दूसरे क्वांटिटीज़ को मेजर करके हमारा फिज़िकल क्वांटिटी मेजर किया। तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ शाफ्ट पावर, जो हमारा ब्रेक पावर होता है, ब्रेक पावर का मेजरमेंट हम डायनेमोमीटर से करते हैं, और डायनेमोमीटर के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है जहां हम टॉर्क मेजर करते हैं, और उस टॉर्क और स्पीड का यूज़ करके उसके एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और बाद में फाइनली हमें पावर मिलता है, राइट। तो हम मेजर क्या करते हैं पावर, लेकिन हम निकालते क्या है पावर, लेकिन हम पहले वैल्यूज़ किसके निकालते हैं स्पीड और टॉर्क के। सो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा भाई, तो हमने देखा कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज यहीं रुकेंगे। इन द कमिंग लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन ऑफ आवर द ongoing first lecture. So thank you.